अस्सलाम वालेकुम, मैं आबिद अंदलीब हूँ। नाजरीन, आज बिलावल की पेशी थी, आसिफ जरदारी की पेशी थी। जिस अंदाज में ये पेशी हुई, जिस अंदाज में वहाँ ड्रामा किया गया, उनके कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई, जो हुल्लड़बाजी की गई और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आया, इन सारी चीज़ों को देख के जब कभी कभी हमें ख्याल आता है, तो बहुत यकीन मानिए कभी कभी आसिफ जरदारी या बिलावल की पेशी के बाद हमें साकिब निसार साहब की बड़ी कदर आती है। हमें महसूस होता है कि अगर साकिब निसार साहब इस वक्त होते तो ये चीज़ें ये कभी भी ना कर सकते। किस तरह ये लोग जब अपनी लूटी हुई दौलत का हिसाब देने जाते हैं तो अवामी इज्तिमात को जमा करते हैं, किस तरह से नारेबाजियाँ की जाती हैं, किस तरह से जो है वो एक रद्द-ए-अमल दिया जाता है। तो इखलाकियात का तो ये तकाजा होना चाहिए था कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम है तो आपको खामोशी से जाके अपने आप को साफ करना चाहिए, अपने आप को एहतिसाब के अमल से गुजारना चाहिए, एहतिसाब के इदारों के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन क्या मजाल है ये कुछ कुछ एहसास हो, कुछ थोड़ी शर्म हया हो, जाते हैं लोगों को लेके जाते हैं, नारे मरवाते हैं और उस तरफ कभी भी नहीं जाएंगे कि अब जो इल्ज़ाम लगे उनको साफ करने की कोशिश करें। तो मैं बुनियादी तौर पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज बिलावल ने फिर एक दफ़ा कुछ झूठ बोले, ख़ास तौर पे साकिब निसार साहब की अदालत को लेके, साकिब निसार साहब को लेके उन्होंने उनके कुछ जो है वो रिमार्क्स उनको अपने साथ मंसूब करके हमदर्दी लेने की कोशिश की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या झूठ हैं, वो उस वक्त क्या किस कॉन्टेक्स्ट में साकिब निसार साहब ने उनके बारे में ये बात की थी कि बिलावल के क्या कसूर है और बिलावल आज तक उस बात को क्यों जो है वो अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका तारीखी पस मंजर क्या है। तो बिलावल साहब ने आज सिर्फ यही झूठ नहीं बोला, कुछ और भी झूठ बोले। मैं आपको वो बताऊंगा कि आज बिलावल ने क्या क्या झूठ बोले। कुछ उससे पहले बैकग्राउंड ये है कि अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब की अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समातें हो रही थी, एक JIT बनी हुई थी। उस JIT ने ये इंकशाफात किए थे कि कुछ जाली अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और जाली अकाउंट्स की तादाद जो है वो 29 है, उसमें 4 बैंक्स शामिल हैं। वो उस JIT ने ये बात बताई थी कि खयाबाने जो शमशीर है उसमें फरियाल तालपुर का जो घर है उसकी तामीर के लिए 30 लाख रुपए इन जाली अकाउंट से गए। उसके अलावा नोडेरो हाउस है, बिलावल हाउस है, उसके खर्चे इन जाली अकाउंट से जाते हैं। अयान अली के टिकट्स और बिलावल के टिकट्स इन अकाउंट से जाते हैं। तो ये सारी उस वक्त नई नई इंकशाफात हो रहे थे। लोग एक बड़ी रेल पेल थी कोर्ट रूम नंबर 1 में, साकिब निसार साहब इनके इस केसेस को सुनते थे। तो फिर इसी JIT की जो है कुछ जो फाइंडिंग थी उनमें ये पता चला कि पाक लेन कंपनी है जिसके आसिफ जरदारी जो है वो उसके डायरेक्टर हैं। 2008 में इस कंपनी को खरीदा गया और उसमें 50% जो शेयर हैं आसिफ जरदारी के हैं। तो बिलावल ने आज जो झूठ बोले, बुनियादी तौर पर मैं उस तरफ आता हूँ कि क्या क्या वो झूठ थे और उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था। सबसे पहले बिलावल ने ये कहा कि मुझे तो साकिब निसार साहब की अदालत ने ये कहा था कि मैं मासूम हूँ और आज तक मुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो जब मुझे अदालत ने जो है चीफ जस्टिस साहब ने मुझे मासूम कहा तो मुझ पे क्यों तहकीकात हो रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वो पस मंजर क्या था, साकिब निसार साहब ने ये बात क्यों की थी और उसका तारीखी जो है वो बैकग्राउंड क्या है। जाली अकाउंट केस की जब समाअत हो रही थी तो JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की। नाजरीन, JIT ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि कुछ जो लोग हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, इदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। तो साकिब निसार साहब ने फिर कहा कि हम देखते हैं कौन आपके साथ ताउन नहीं कर रहा। साकिब निसार ने कहा कि ठीक है। वो खुद कराची गए, कराची रजिस्ट्री में इस केस की समाअत हुई, वहाँ उन्होंने बाउंड किया इदारों को, जो भी ताउन नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद इदारों ने ताउन करना शुरू किया। तो JIT ने रिपोर्ट में ये बात भी की कि हमारे साथ कुछ लोग जो है वो कुछ हुकूमत ने मिल के, सिंध हुकूमत ने मिल के कुछ लोगों को जो है बाहर भेज दिया है। कुछ लोग फरार हो गए हमारे मुल्क से, हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। तो उस पे JIT ने ये कहा कि हम कुछ रिकमेंडेशंस दिया, अपनी सिफारिशात ये मुरतब की कि कुछ 150 से ज्यादा लोगों के नाम जो है वो ECL में डाले जाएं। जब वो नाम ECL में डले तो महकमे दाखिला ने उनके नाम ECL में डाल दिए। उनमें बिलावल भी शामिल थे और उनमें उस वक्त के वज़ीर आला जो है वो सिंध मुराद अली शाह ये भी शामिल थे। तो सिंध में पीपल्स पार्टी ने मीडिया पे बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारी हुकूमत गिराई जा रही है, हम हमारे नाम ECL में डाल दिए। तो फिर आपको याद होगा कि उस वक्त सिंध हुकूमत गिरने की बातें हो रही थी। फवाद चौधरी साहब के भी कुछ दौरे सिंध में चल रहे थे, तो एक बड़ा हंगामा बपा हुआ था। तो लोगों ने उसको उस बात के साथ रिलेट करने की कोशिश की कि जो है ये हमारे नाम ECL में डाल दिए। तो साकिब निसार साहब पे लोगों ने इल्जाम लगा दिया, सिंध हुकूमत ने तनकीद की कि साकिब निसार साहब ने ये हुक्म दिया और कुछ लोगों ने इसको ऑन किया कि हाँ साकिब निसार साहब के हुक्म पे ये बात हुई है।
तो जब दूसरे दिन इस कोर्ट की समाअत थी, मैं खुद कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद था। साकिर निसार साहब को इस बात का जो है वो उनको दुख पहुंचा हुआ था, उनको गुस्सा था। उन्होंने केस पहले ही केस यही टेकअप हुआ, तो उन्होंने कहा जी बताएं कि किसने आपको हुक्म दिया, आप 150 लोगों के नाम रातों रात जो है ईसीएल पे डालने का हुक्म दे दें। इसी जेआईटी के हेड को पूछा, तो जेआईटी के हेड ने साकिर निसार साहब ने उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि आप बताएं, हमने आपको हुक्म दिया था, आपने लोगों के नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिए, आपने एक सूबे के वजीर आला का नाम जो है ईसीएल पे डाल दिया, तो दुनिया हमें क्या कहेगी कि हम अपने वजीर आला को पे भी जो है वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। एक वजीर आला है, एक मुल्क का, एक सूबे का वजीर आला है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, वो कहां चला जाएगा, आपने उसका नाम क्यों डाला ईसीएल पे ना। तो फिर आपने इसी के साथ ही, इसी हालत में, इसी गुस्से की हालत में साकिर निसार साहब ने ये कहा कि आपने फिर बिलावल का नाम भी ईसीएल में डाल दिया। उस वक्त तो बिलावल जो है वो मासूम बच्चा था, उसका क्या कसूर है, आपने उसका नाम भी ईसीएल में डाल दिया। तो ये उनका सेंटेंस था। अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ इसका पस मंजर क्या था और उसके साथ उस वक्त तक के हकायक क्या थे। जब साकिर निसार साहब की बात खत्म हुई तो जेआईटी के हेड ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। तो उसने कहा कि माय लॉर्ड, बात यह है कि ये लोग हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे थे। हमने इनका नाम ईसीएल में डालने की इसलिए सिफारिशात की कि हर बंदे का नाम जो है ईसीएल में डालने की अलग अलग वजूहात हैं। तो साकिर निसार साहब ने कहा जी बताएं क्या वजूहात हैं। तो फिर जेआईटी के हेड ने यह बात बताई। वो जेआईटी जो फेक अकाउंट्स को जो है वो उसकी तहकीकात कर रही थी, तो उसने ये बताया कि सर गुफ्तगू ये है, मसला ये है कि ये लोग बड़े बासर लोग हैं, हमें थ्रेट्स थे, हमारे साथ इन्होंने तावन नहीं किया, हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे इन्होंने नहीं दिए, और अब जो तहकीकात है अभी मुकम्मल नहीं हो रही हैं, ये लोग तावन नहीं कर रहे हैं। ये वजूहात हैं। फर्दन उन्होंने बताया कि हर बंदे का नाम ईसीएल पर डालने की वजह क्या है। तो फिर साकिर निसार साहब ने पूछा कि आप बताएं बिलावल का अच्छा क्या कसूर है, बिलावल के पास तो कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, बिलावल तो मासूम है, बिलावल तो बच्चा है। तो फिर जेआईटी के हेड ने यह बताया कि सर बिलावल कैसे बच्चा है, एक पाक लेन कंपनी है जिसमें 50% जो शेयर हैं वो बिलावल के हैं, 25% बिलावल के हैं और 25% बिलावल के वालिद साहब के हैं, आसिफ जरदारी के हैं। बिलावल उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, 2008 से डायरेक्टर है, और बिलावल का जो है वो कैसे मासूम है। इतनी सी बात थी। साकिर निसार साहब ने कहा ओके, बात खत्म होगी वहां। उसके बाद साकिर निसार साहब ने कोई ये हुक्म नहीं दिया कि इसका नाम ईसीएल, रिटन ऑर्डर में ये नहीं कहा कि इसका नाम ईसीएल से निकाला जाए। तो ये एक मोमेंटम इन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी बिलावल ने और भी झूठ बोले। बिलावल ने दूसरा झूठ क्या बोला कि मैं तो मासूम बच्चा था उस वक्त, जो है वो मुझे वालिद साहब ने हलफ लेना था, तो मुझे जो है वो उन्होंने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। तो बिलावल साहब ये बात कभी भी नहीं बताएंगे कि उसका पस मंजर क्या था। वो भी आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से आसिफ जरदारी ने उस कंपनी का हलफ उठाया, किन वजूहात पे हलफ उठाया, कंपनी खरीदी और फिर हलफ उठाया, और हलफ उठाने के बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, डायरेक्टर की हैसियत से इस्तीफा देकर फिर सदर मुमलिकत बने। तो वो क्या बैकग्राउंड थी वो भी थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें। 2008 में ये कंपनी खरीदी जाती है। अगस्त 2008 में आसिफ जरदारी इस कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं 28 अगस्त को, और फिर 1 सितंबर 2008 को आसिफ जरदारी इससे इस्तीफा दे देते हैं डायरेक्टरशिप से इस्तीफा देकर बिलावल को इस कंपनी का डायरेक्टर बना देते हैं। लेकिन आपने जो 25% शेयर अपने रखते हैं, 25% बिलावल के रखते हैं, और बाकी जो 50% है इनकी कुछ फ्रंटमैन है उनके नाम पे, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी इनकी है। 25% बिलावल के नाम पे, 25% आसिफ जरदारी के नाम पे, और 50% दो इनकी जो फ्रंटमैन है उनके नाम पे इनके इस कंपनी के शेयर रहते हैं। और बिलावल, आसिफ जरदारी जब इस्तीफा देते हैं डायरेक्टर की हैसियत से, मैं 4 दिन वो डायरेक्टर बने सिर्फ और सिर्फ इन शेयर्स को इंश्योर करने के लिए, इनकी ईंधनी के लिए वो डायरेक्टर बने। और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1 सितंबर को, और फिर 9 सितंबर को, चूंकि इस्तीफा देने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उन्होंने सदर पाकिस्तान बनना था, तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए यह जरूरी था कि वो किसी और कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते। लेकिन इसासे नहीं छोड़े, इसासे उनके पास रहे बदस्तूर, और महज 4 दिन के लिए कंपनी के डायरेक्टर बने और फिर इस्तीफा दे दिया। बिलावल के 25% शेयर उसमें रहे, आसिफ जरदारी के 25% भी उसमें रहे। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ बिलावल ने यह कहा जी कि मेरा कोई कारोबार नहीं था। उनका कारोबार था, इस कंपनी ने कारोबार किया है, ये कंपनी उन्होंने परचेज की हुई थी, ये कंपनी अब भी कारोबार करती है, और इस कंपनी के साथ मुंसलिक जो दीगर कंपनीज थी उनका एड्रेस भी इसी कंपनी में था। जीआईटी की रिपोर्ट में ये सारी चीजें जो है वो मेंशन है। चौथा झूठ बिलावल ने ये बोला कि हम बाइज्जत बरी होंगे। हम इससे पहले भी बाइज्जत बरी होते रहे। इससे पहले कभी भी आप हमेशा मैच फिक्स करके खेलते थे। आपने कभी भी इस तरह की जो साफ और शफाफ तहकीकात है उनको कभी भी फेस नहीं किया। आप हमेशा फिक्स करके खेलते थे। अब जब आप की दुम पे जब पांव आया हुआ है तो इसलिए आपकी चीखें निकल रही हैं, इसलिए आप ये शोर मचाते हैं। आप
उस ना आप सिंध में तहकीकात के साथ शामिल थे, ना आज आप तहकीकात के साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये जब तहकीकात होंगी, आप तावन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आप किस तरह से फेर होकर साबित हो सकते हैं। फिर बिलावल साहब ये कहते हैं कि हम इदारे बनाना चाहते हैं। नाजरीन, ये एक इदारा बता दें, बिलावल भुट्टो एक इदारा बता दें जो इन्होंने बताया हो। वफाक में इनकी 5 साल हुकूमत थी, सिंध में 10 साल से इनकी कंटिन्यूस हुकूमत चल रही है, थर में बच्चे मर रहे हैं, इनके अपने हलकों में एड्स है, तबाह कुन सूरत हाल है। एक छुरा पकड़ने वाला, छुरा मारने वाला एक ग्रोह था, उस एक बंदे को जो है इनकी पुलिस नहीं पकड़ सकी, और ये कहते हैं कि हम इदारे बनाएंगे, हम इदारे बनाने की बात करते हैं। आप किसको झूठ बोल के कायल कर सकते हैं? ये वो दौर नहीं है जो लोग आपकी पुरानी बातें सुने और आपके झूठों से आपके कायल हो जाएं। आप सिंध में इदारा बना दें, कोई एक इदारा बना दें, आप सिंध का हेल्थ सिस्टम भी ठीक कर दें जो आप शोर मचाते हैं। आप क्या इदारे बनाएंगे? फिर बिलावल का वजूद नहीं कांपा। नाजरीन, उन्होंने कहा कि अल्लाह न करे ये मुल्क बांग्लादेश बन जाए। बांग्लादेश आप नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश बनाने में आपके नाना जान का कितना किरदार था? आप ये बात नहीं बताएंगे कि बांग्लादेश के जो मुहर्रिकात हैं उनमें आपके नाना जान का कितना बड़ा कलीदी रोल था? लेकिन आप ये कभी भी नहीं बताएंगे। लेकिन आपका वजूद भी ये बात कहते हुए, ये सोचते हुए, इस तसव्वुर को ज़हन में लाते हुए नहीं कामता कि पाकिस्तान नाउज़ बिल्लाह जो है ना वो दोबारा किसी ऐसे हादसे का मुतहम्मल हो सकता है। फिर आप ये कहते हैं कि नेब का जो चेयरमैन है उसका कंडक्ट जाती है। तो मेरे ख्याल में आपको इस बात पे भी कहते हुए शर्म आनी चाहिए। कल तक तो आप ये कहते थे कि चेयरमैन नेब और नियाजी का गठजोड़, आज ये कहते हैं कि आज उसका इतना बड़ा क्राइम सामने आया है, तो उसका ये जाती है, उसका जाती कैसे है? बिलावल साहब, वो तो पकड़ा गया है, वो चेयरमैन नेब अपने ऑफिस में पकड़ा गया है। उस ऑफिस में, जो ऑफिस मेरे और हम गरीब लोगों के खून पसीने के टैक्सों की जो है वो उस पर चलता है, बसात पे चलता है, तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं? उसके साथ तो पूरा वो उसका जाति कैसे हो सकता है? उसके साथ पूरे पाकिस्तान के हर घर का, मैं ये समझता हूँ हर पाकिस्तान के हर फर्द का उस केस के साथ ताल्लुक है। लेकिन आप उसको ज़ाहिर है ब्लैकमेल करेंगे। आप समझेंगे इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई सियासी साख नहीं है, इसकी कोई इखलाकी साख नहीं है। अब आप उसको ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नाजरीन, इस तरह के ये झूठ आप समझिए, इन पर गौर करिए, अपना तबसरा ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हमारी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफिज़।